दोस्तों, यूक्रेन इन्वेजन के अगेंस्ट एक्ट करते हुए वेस्टर्न लीडर्स ने रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स को फ्रीज करने के अलावा रशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री और वेल्थ फंड से भी इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को डील करने से बैन कर दिया है। यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में सिलेक्टेड रशियन बैंक्स को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से एक्सक्लूड कर देना आज रशियन एक्सपोर्ट्स को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर रहा है। ऑल्दो रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि रशिया से यूरोप तक आने वाली ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाईज कंटिन्यूड रहे, लेकिन इन सैंक्शंस का रशिया द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली दूसरी कमोडिटीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑयल और नेचुरल गैस के साथ रशिया व्हीट और स्टील में वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में चाइना और इंडिया के बाद रशिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर था, जिसने 74.5 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस की थी। इसके अलावा रशिया वर्ल्ड के टॉप स्टील एक्सपोर्टर्स में भी एक है, जो ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट का 13% डोमिनेट करता है। रशिया हर साल लगभग 30 to 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस इन कमोडिटीज पे अपना असर दिखाने लगे हैं, जिस कारण आज ग्लोबल सप्लाई चेन में व्हीट और स्टील जैसी क्रूशियल कमोडिटीज की क्राइसिस देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्राइसिस इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आई है, जिसे टैप कर हम अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रशिया पे लगाए गए सैंक्शंस के बीच इंडिया को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज पे चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में आए इस कंस्ट्रेंट को एक्सप्लॉइट कर इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बूस्ट कर सकता है। साथ ही इस अपॉर्चुनिटी का इंडियन इकोनॉमी में पड़ने वाले इम्पैक्ट पे भी हम एक नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेटो मेंबर्स और उनके अलाइज द्वारा रशिया पे 24 फरवरी से लगाए जा रहे सैंक्शंस का इम्पैक्ट आज एसेंशियल कमोडिटीज पे दिखने लगा है। ग्लोबल व्हीट प्राइसेस $400 पर टन तक जा पहुंची हैं। इस क्राइसिस के सबसे सीवियर इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है, जो रशियन इंपोर्ट्स पे डिपेंड किया करती थी। वॉर के कारण रशिया के साथ यूक्रेन से भी व्हीट सप्लाईज का डिसरप्ट होना और इन सब के बीच रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से एक्सक्लूड करना इन कंट्रीज के कंसर्न्स को फर्दर फ्यूल कर रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार व्हीट बायर्स आज सप्लाईज के लिए यूएस, साउथ अमेरिका और यूरोप की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, जिस कारण व्हीट प्राइसेस रिकॉर्ड हाई रेट्स पे पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, रशिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार 2020 से 2021 के बीच रशिया ने 39.1 मिलियन टन व्हीट एक्सपोर्ट किया था, और आज जब रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं तो ये एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियली रिड्यूस होने वाले हैं। इस क्राइसिस ने इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन ग्लोबली रशिया या यूक्रेन से एक्सपोर्ट किए जाने वाले व्हीट से कम्पीट करने के लिए हम आज तक पर टन $10 to $15 का डिस्काउंट दिया करते थे। लेकिन इस सप्लाई के डिसरप्ट होने से इंडियन व्हीट प्राइसेस के इंप्रूव होने की संभावना है। इसके साथ ही आज इंडियन व्हीट नए मार्केट्स कैप्चर करने के लिए तैयार है, जो अब तक इन कंट्रीज से व्हीट इंपोर्ट किया करती थी। दोस्तों, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लेकिन ह्यूज पॉपुलेशन और टफ कंपटीशन के कारण इंडिया वर्ल्ड के व्हीट एक्सपोर्ट्स में 1% से भी कम का योगदान देता आया है। यदि आंकड़ों के बेसिस पे देखा जाए तो हर साल 100 मिलियन टन से ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करने वाले हमारे देश ने 2020 के दौरान ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट में केवल 0.54% कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन बदले हुए जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देख एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। मार्केट में व्हीट क्राइसिस के अलावा फूड ग्रेन्स के इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिया के चांसेस इंप्रूव करेंगे। आज क्रूड ऑयल की प्राइस $100 पर बैरल से ज्यादा हो चुकी है, और इस कारण फूड ग्रेन्स शिपमेंट भी कॉस्टली होते दिखेंगे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अनुसार हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए कॉस्ट फूड ग्रेन्स के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। इंडिया द्वारा इस साल के व्हीट प्रोडक्शन और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल स्टॉक को देखकर उम्मीद की जा सकती है कि हमारा देश इस क्राइसिस से बेनिफिट अर्न करेगा।
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने भी अनुमान लगाया है कि इस साल इंडिया की व्हीट प्रोडक्शन लास्ट ईयर से इंक्रीज होकर 101.32 मिलियन टन होने वाली है। इस इंक्रीज प्रोडक्शन के साथ इंडिया के व्हीट एक्सपोर्ट्स के भी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, यूँ तो इंडियन व्हीट इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ कोरिया एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश आज एक इम्पॉर्टेंट बायर की तरह उभरा है। 2020 से 2021 के डेटा के अनुसार इंडिया बांग्लादेश के लिए व्हीट का लार्जेस्ट सोर्स बना रहा। बांग्लादेश ने इस साल इंडिया से 23.9%, कनाडा से 22.8%, रशिया से 20.7% और यूक्रेन से 17.1% व्हीट इंपोर्ट किए। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण डिसरप्ट हुई सप्लाई और कनाडा से आने वाली शिपमेंट की इंक्रीज प्राइसेस को देख इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश को पहले से ज़्यादा व्हीट एक्सपोर्ट करेगा। न केवल इन एक्सपोर्ट्स की मदद से इंडिया ग्लोबल लेवल पे फूड ग्रेन सप्लायर के इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह उभरेगा, बल्कि हमारे देश के फार्मर्स भी इंक्रीज डिमांड से बेनिफिट गेन कर पाएंगे। इंडिया की वो मास पॉपुलेशन जो आज एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, इन बढ़े हुए एक्सपोर्ट से अपनी डे टू डे लाइफ इंप्रूव कर पाएगी। दोस्तों, एग्रीकल्चर यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहा है और इसी के कारण उन्होंने हर साल इससे कई क्वेश्चन पूछे हैं। हमें उम्मीद है 2020 GS3 मेंस में पूछे गए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस? In spite of this success, how has this system become a bane in India? दोस्तों, अब तक हुई फूड ग्रेन्स की बात। व्हीट के अलावा रशिया वर्ल्ड के टॉप स्टील एक्सपोर्टर्स में से भी एक है। उस पर लगाए गए सैंक्शंस का स्टील एक्सपोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। यही कारण है कि लास्ट 5 सेशंस में टाटा स्टील और जिंदल स्टील ने 11% का क्लाइम देखा है। इसके अलावा सेल ने भी 6% और JSW स्टील ने 4% की इंक्रीमेंट देखी। दोस्तों, रशिया के साथ यूक्रेन भी ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जहां सैंक्शंस ने रशियन इंपोर्ट्स पर रोक लगाई है, वहीं इन्वेजन के कारण यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स भी डिसरप्ट होते नजर आ रहे हैं। इस क्राइसिस से पहले रशिया और यूक्रेन ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट का 10 to 11% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। यदि ये सैंक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक एक्सटेंड होती हैं, तो यूरोपियन यूनियन समेत पूरे वर्ल्ड में स्टील की क्राइसिस देखी जा सकती है। दोस्तों, इंडिया यूरोपियन यूनियन के टोटल स्टील इंपोर्ट्स का 12% कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में ये मार्केट शेयर फर्दर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इन सब के अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड वाइड स्टील सप्लाई चेन में भी अनसर्टेनिटीज डेवलप की हैं। फिनिश्ड स्टील सप्लाई में डिसरप्शंस के साथ रॉ मटेरियल्स जैसे स्टील क्रैम्स और नेचुरल गैस के हायर प्राइसेस इंडियन स्टील के लिए एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। एडलवीज के अनुसार रशियन एक्सपोर्ट्स के कर्टेल होने को यदि फार ईस्ट मिल्स की मेंटेनेंस एक्टिविटीज और चाइना के रिड्यूस होते स्टील एक्सपोर्ट से जोड़कर देखा जाए तो ये बात साफ होती नजर आएगी कि टाटा स्टील और JSW स्टील आने वाले समय में एक्सपोर्ट मार्केट डोमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब 2018 में यूएस ने वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम कंपनी रुसल पे सैंक्शंस इंपोज किए थे, तो उस दौरान एल्युमिनियम के ग्लोबल सप्लाई चेन में सीवियर डिसरप्शंस देखे गए थे और इसी कारण इस बार सिमिलर डिसरप्शंस स्टील ट्रेड में भी देखे जाने की उम्मीद है। इन वजहों से आज ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसर्स क्राइसिस को एक्सप्लॉइट करने की स्ट्रेटजीज प्लान कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इंडियन स्टील फर्म्स भी इस दौरान अपने लिए नए मार्केट्स कैप्चर करने में कामयाब होंगे। इंडिया में स्टील प्रोडक्शन के एक्सपैंड होने से न केवल हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बल्कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे दूसरे डोमेन्स के कंपेयर्ड वीक बताया जाता है, स्टील इंडस्ट्री के साथ उसके एक्सपेंशन की भी उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, इंडिया आज स्टील, एल्युमिनियम और फूड ग्रेन्स के इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड से बेनिफिट हार्वेस्ट करने के पोजीशन पे आ चुका है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो रशिया द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं, इंडिया उनके रिलायबल ऑल्टरनेटिव की तरह एक्ट करने में कैपेबल है। स्टील और फूड ग्रेन्स के रिलायबल सप्लायर की तरह उभरते हुए इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि रशिया पे लगे सैंक्शंस इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। न केवल इंडिया रशिया से ज़्यादा स्टील और एल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है, बल्कि हमारे देश के फूड ग्रेन स्टॉक्स भी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। इन बातों को देख एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जनरेट हुई इस क्राइसिस में इंडिया खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में कामयाब होगा। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है और इंडियन एग्रीकल्चर और स्टील इंडस्ट्री से जुड़े सवाल यूपीएससी GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस?
discuss the issues being faced by the manufacturing sector of India. So my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।